हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके परीक्षाओं में आने वाले हैं। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, सारा पेपर यहीं से आने वाला है। और इस वीडियो से ना तो आज तक क्वेश्चंस बाहर गए हैं और ना ही जाने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप परीक्षा में क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और सभी क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त भौतिकी प्रथम, यहाँ अनुप्रयुक्त है, अनुप्रयुक्त नहीं है। अनुप्रयुक्त भौतिकी प्रथम के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, देखिए समय जो है वो आपका 2.5 घंटे होगा और पूर्णांक क्वेश्चन पेपर का 50 होगा। सभी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, सभी को मिला करके ये आपके लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी से रिलेटेड पेपर बन के आएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चंस नहीं जाने वाला है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से वीडियो को देखिएगा और अपने पेपर को ईजी और सही तरीके से सॉल्व करके आइए। चलिए, क्वेश्चन आपसे मालूम करता है कि एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसकी कोई विमा नहीं होती है, तो वह भौतिक राशि है समतलीय कोण। क्या है? समतलीय कोण वह भौतिक राशि है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है। एक और आपको बता दें कि विकृति एक ऐसी भौतिक राशि है जिसकी कोई बीमा नहीं होती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमेय सूत्र लिखिए। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमेय सूत्र होता है ml-1 t-2। ठीक है, ये यंग प्रत्यास्थता गुणांक का विमेय सूत्र होता है और इसी को हम बोलते हैं प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल का भी यही होता है। प्रत्यास्थता गुणांक कोई सा भी हो, यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो या आयतन प्रत्यास्थता गुणांक हो, सभी का जो विमेय सूत्र होता है वो ml-t1 होता है, ml-1 और t-2। और यही क्वेश्चंस हम आगे भी कराएंगे। आगे भी क्वेश्चंस आपको मल्टीपल जो क्वेश्चंस ऐड हैं उनमें आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछता है कि दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है। तो दो लंबवत की बात करिए तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90। ठीक है, और कभी भी आपको कहे कि दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, तो आप याद रखिए सदिशों का सदिश गुणन, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणन क्या होता है, सदिश ही आएगा, तो उत्तर में आपको सदिश लिखना होगा। ठीक है, अब आपसे मालूम करेगा कि ऊष्मा संरक्षण का नियम, ऊष्मा संरक्षण का नियम जो है वो क्या है, कौन सा है, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ही ऊष्मा संरक्षण का नियम है। ठीक है, अब आपसे ये भी मालूम कर सकता है कि इसका उल्टा कर देगा कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहलाता है, तो ऊष्मा संरक्षण का नियम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करता है कि त्रुटियां में आपको क्वेश्चन आएगा कि मापन की त्रुटियां, एरर इन मेजरमेंट। तो त्रुटियां कितने प्रकार की होती है, लिखिए। त्रुटियां कौन कौन सी होती है, लिखिए। मापन में होने वाली त्रुटियों के बारे में बताइए। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन मालूम करेगा। तो आपको यही लिखना है कि मापन की त्रुटियां दो प्रकार की होती है, एक तो होती है क्रमबद्ध त्रुटियां और एक होती है अनियमित त्रुटियां। क्रमबद्ध त्रुटियां जो होती है वो क्रमबद्ध त्रुटियां ज्ञात कारणों के कारण होती है, और अनियमित कारणों के कारण जो होती है, यानी कि अनियमित त्रुटियां जो होती है वो अज्ञात कारणों के कारण होती है। ठीक है, तो अगर कारण हमें ज्ञात है तो क्रमबद्ध त्रुटियां होंगी, और अगर कारण हमें ज्ञात नहीं है, अज्ञात कारण है, तो हमें जो है हमारे पास अनियमित त्रुटियां बन जाती है, यानी कि रैंडम एरर बन जाती है। ठीक है, तो क्रमबद्ध त्रुटियां ज्ञात कारण और अनियमित त्रुटियां अज्ञात कारणों के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इसी में ये मालूम कर लेता है कि क्रमबद्ध त्रुटियां कितने प्रकार की होती है। तो इसी में आपको यह लिख देना है कि क्रमबद्ध त्रुटियां जो है वो 5 प्रकार की होती हैं। लेकिन क्रमबद्ध त्रुटि का किस तरीके से हम जान सकते हैं कि जब किसी मापन में सदैव एक समान त्रुटि होती है, अर्थात त्रुटि की प्रकृति एवं चिन्ह सदैव एक ही प्रकार या धनात्मक या ऋणात्मक होता है, तो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं। क्रमबद्ध त्रुटियां 4 प्रकार की हैं। तो 4 प्रकार की क्रमबद्ध त्रुटियां हैं, जैसे स्थिर त्रुटियां, यंत्र के कारण त्रुटियां और व्यक्तिगत त्रुटियां और बाह्य कारकों की त्रुटियां। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। इतना ही आप लिखाएंगे तो इतना लिखने पर आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है। अनियमित त्रुटियां जो होती है वो यानी कि रैंडम एरर, तो ऐसी त्रुटियां जिनके ऊपर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं रहता है अनियमित त्रुटियां कहलाती है, यानी कि जो प्रयोग कर रहा है उसका नियंत्रण इन त्रुटियों पर नहीं रहता है, तो यह अनियमित त्रुटियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। कार्य का मात्रक और इसकी विमा आपसे मालूम करता है। तो कार्य का पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो बल गुणा विस्थापन होता है। सीजीएस पद्धति में बात करें तो इसकी यूनिट होती है डाइन इंटू सेंटीमीटर, यानी कि अर्ग। और एमकेएस मात्रक में जो एमकेएस मात्रक होता है यूनिट में क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। तो न्यूटन मीटर को ही हम बोलते हैं जूल। कभी कभी आपसे ये मालूम कर लेता है कि 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है, तो क्या होता है 1 जूल होता है, और 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग होता है। इसको आप याद रखिए, 10⁻7 अर्ग। और बात करें कार्य की विमा की, तो कार्य की विमा होती है ml² t-2। इसको आप याद रखिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कार्य की मात्रा जो विमा होती है ml² t-2। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करता है केपलर संबंधी नियम। तो केपलर संबंधी नियम यानी कि गति के जो केपलर संबंधी नियम है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं टाइको ब्रे के खगोलीय परीक्षणों के आधार पर जो केपलर ने सौर परिवार में सूर्य की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की गति के संबंध में 3 नियम दिए थे, और 3 नियम कौन कौन से थे आइए जानते हैं। तो केपलर के ग्रह की गति के संबंध में 3 नियम कौन कौन से। प्रथम नियम है कक्षाओं का नियम। कक्षाओं के नियम में प्रत्येक ग्रह सूर्य के प्रत्येक दीर्घवृत्ताकार पथ पर गति करता है, और तथा सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार के किसी एक फोकस यानी कि नाभि पर, यानी कि केंद्र पर जो है स्थिर रहता है। तो यह था कक्षाओं का नियम, जिसको हम बोलते हैं केपलर का प्रथम नियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करता है कि द्वितीय नियम क्या है। तो द्वितीय नियम को हम बोलते हैं क्षेत्रीय चाल का नियम। और क्षेत्रीय चाल का नियम क्या कहता है कि किसी ग्रह के कक्षीय तल, जिसको हम प्लेनेट ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समयांतरालों में समान क्षेत्र तय करती है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं कि केपलर का ग्रहों की गति का जो द्वितीय नियम है वो वास्तव में क्या है, ग्रह के कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। तो ग्रह के कोणीय संवेग संरक्षण का नियम ही द्वितीय नियम है और द्वितीय नियम को बोलते हैं क्षेत्रीय चाल का नियम। तृतीय नियम पर आ जाएं तो तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम कहलाता है और ग्रह का सूर्य के परित्यक्त परिक्रमण काल टी का वर्ग और उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष आर की तृतीय घात क्या होता है, अनुक्रमणपाती होता है। तो टी स्क्वायर अनुक्रमणपाती आर क्यूब और समानुपाती, यानी कि इसका साइन हटाएंगे तो इक्वल साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ पर इक्वल का साइन आते ही यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं के नियतांक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है वो दो कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दो कणों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो F = G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होगा और m1 = m2 अगर 1 किलोग्राम है और r = 1 मीटर है तो G = F आता है, यानी कि दो कणों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल G जो होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर आ जाता है। कब? जब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक परिमाण में उस गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है जो एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों के बीच लगता है। तो कैपिटल जी जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है उसका अगर हम यूनिट देखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है और विमेय सूत्र आपको याद रखना ही है m-1 L क्यूब और t-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करता है, जो हम नोटिंग पॉइंट में आपको बता रहे हैं, जी का मान। जी का मान किन पर निर्भर करता है? तो देखिए, कणों की प्रकृति, द्रव्यमान और ब्रह्मांड में उनकी स्थिति और उनके ताप, उनके बीच माध्यम जो भी है और समय आदि जो भी ये दिए हुए हैं यहाँ पर, तो किसी पर भी इसका मान निर्भर नहीं करता है। इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको सार्वत्रिक स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिए स्थिरांक जो जी है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, वो एक अदिश राशि होता है और सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जी का मान कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने अपनी ऐंठन तुला द्वारा प्राप्त किया था। ठीक है, याद रखिए इसको, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जी का मान जो है कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक ने ऐंठन तुला द्वारा प्राप्त किया था और मान इसका क्या निकाला था, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर निकाला था। ठीक है, यह हम बोल सकते हैं इसका मात्रक m³/kg और सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट आपसे मालूम करता है कि गुरुत्व त्वरण को परिभाषित कीजिए। तो गुरुत्व त्वरण को परिभाषित कीजिए, तो परिभाषा इसकी इस तरीके से लिखेंगे कि पृथ्वी तल पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में होने वाली प्रति सेकंड वेग वृद्धि। एक बार फिर से देखिए, पृथ्वी तल पर स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में होने वाली प्रति सेकंड वेग वृद्धि को गुरुत्व त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब जी का मान केवल स्थान पर निर्भर करता है कि वस्तु का स्थान क्या है, केवल स्थान पर निर्भर करता है और जी वस्तु के रूप, आकार अथवा द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए जी का मान जो है वो हम रखते हैं 9.8। याद रखिए, जी का मान 9.8 रखते हैं। और मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं न्यूटन पर केजी। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन आपसे ये मालूम किया जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध क्या होता है, रिलेशन बिटवीन जी और कैपिटल जी। तो मान लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो m है और त्रिज्या जो है वो r e है। यहाँ पर हमने पृथ्वी को शो किया है, इसकी त्रिज्या r e, और हमने कोई वस्तु मान ली है तो इसका जो वस्तु का भार है वो कितना है, वस्तु का द्रव्यमान m है। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल क्या हो जाएगा, m जो F = G m/r²। तो यदि गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी का मान ज्ञात हो तो m द्रव्यमान पर लगने वाला गुरुत्व बल जो होगा वो F = mg होता है। अब ये भी F के बराबर है और ये भी F के बराबर है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वल रख देंगे। दोनों को इक्वल रखने पर हमें क्या मिलता है, देखिए mg = G m/r² तो G = कैपिटल G m/r हो जाएगा। इस रिलेशन को याद रखिएगा, ये रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बार बार पूछा जाता है परीक्षा के माध्यम से, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और G का मान जो है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, इसको याद रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वस्तु का द्रव्यमान है लेकिन आपको यहाँ पर कैंसिल आउट करना होगा, तो कोई भी रिलेशन में यहाँ पर जी जो m है वो नहीं दिखाई दे रहा है, वस्तु का द्रव्यमान नहीं है, तो वस्तु के द्रव्यमान पर यह है G का मान निर्भर नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करता है कि पलायन वेग के बारे में। पलायन वेग से या पलायन ऊर्जा से आपसे मालूम करेगा, जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी या फिर एस्केप एनर्जी। ठीक है, तो ये होता क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पलायन वेग को सबसे पहले जानते हैं। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकने पर पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पुनः पृथ्वी पर लौटकर नहीं आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। ठीक है, और पलायन ऊर्जा क्या होती है कि पलायन वेग
से पलायन वेग से फेंकने के लिए किसी पिंड को, कोई पिंड है उसको पलायन वेग से फेंकना है, तो उसको जितनी ऊर्जा दी जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, पिंड की पलायन ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, पलायन वेग क्या होता है कि किसी पिंड को हम पृथ्वी के ऊपर फेंक रहे हैं और उसको जैसे फेंका गया तो गुरुत्व क्षेत्र से बाहर निकल गया और पृथ्वी पर लौटकर नहीं आया, तो जिस वेग से वो फेंका गया था उसी को हम पलायन वेग कहेंगे। और उस वेग से फेंकने के लिए जो भी गतिज ऊर्जा उसको दी उसी को हम कहेंगे पिंड की पलायन ऊर्जा। ठीक है, चलिए अब पलायन ऊर्जा यानी कि पलायन वेग जो होता है उसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालते हैं, उसका मान जो है निगमित करते हैं। तो कैसे, मान लिया पृथ्वी तल पर यदि पिंड को G_m/r² के तुल्य गतिज ऊर्जा देने के लिए पलायन वेग जो है वो VE हमें देना पड़ा, VE से उसको फेंकना पड़ता है, तो तब काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी 1/2mv² हो जाएगी। और यहाँ पर इसी के बराबर काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमने दी थी G_m/r। तो इन दोनों को रखने पर हम VE की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास √2gme/re आएगा। और हमें पता है कि GME = GRE होता है, ये डेरिवेशन हमने कराया था। जो स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन नहीं देख पाए हैं वो जाकर के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर वीडियो के अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट के कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ये डेरिवेशन आपको सही तरीके से वहाँ पर करा दिया गया है। तो यहाँ VE = जब हम क्या करेंगे GME का मान जो है GRE² रखेंगे तो यहाँ पर हमें ये प्राप्त होगा, और VE = हमें प्राप्त होगा √2gre। ठीक है, अब देखिए VE की वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे, यानी कि G का मान रखेंगे 9.8 और RE की वैल्यू हमें पता है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है 6.4 × 10⁻⁶ होती है। रूट में जब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो VE = 11.2 km/s आएगा। तो हमें ये पता चला कि जो अगर हम किसी पिंड को पृथ्वी से ऊपर फेंकते हैं तो 11.2 km/s के वेग से अगर हम उसको फेंकते हैं तो वह पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर कभी भी लौट कर नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि पलायन वेग की जो वैल्यू होती है वो 11.2 km/s होती है, और इस वेग से किसी भी वस्तु को पृथ्वी से बाहर फेंकने पर वह कभी भी पृथ्वी पर लौटकर नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करता है कि पलायन वेग किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता है। तो ध्यान रखिए, पलायन वेग पिंड के द्रव्यमान पर और पिंड के प्रक्षेपण कोण पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल पृथ्वी के द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन मालूम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा कि ऊष्मा चालकता गुणांक को परिभाषित कीजिए और इसके नाभिक को लिखिए। तो ऊष्मा चालकता जो गुणांक है उसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो किसी पदार्थ की ऊष्मा चालकता गुणांक ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड समांतर समतापी फलकों के लंबवत प्रवाहित होती है। यदि फलकों के बीच ताप प्रवणता एकांक हो तो इसे हम के से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल K से इसको प्रदर्शित करेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। और आगे जो इसने कहा है, देखिए डेरिवेशन हम देख लेते हैं इसका किस तरीके से है। तो ऊष्मा चालकता गुणांक को हम कैसे ड्राइव करते हैं, आइए देखते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, समतापी पृष्ठों के अभिलंबवत T समय में प्रवाहित होने वाली ऊष्मा की मात्रा हमने मान लिया Q है, ये यहाँ से प्रवाहित हो रही है। यहाँ का टेम्परेचर थीटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने माना कि ये जो है 2 इसके क्षेत्र हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, ΔX है। तो इस पृष्ठ का जो भी टेम्परेचर है वो थीटा है, और यहाँ पर इस पृष्ठ का टेम्परेचर कितना है, थीटा माने डेल्टा थीटा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र का टेम्परेचर कितना है, थीटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से ये Q जो है वो बाहर निकल रही है और यहाँ से Q जो है एंटर कर रही है। ठीक है, तो चलिए इसके डेरिवेशन पर चलते हैं और कैसे हो रहा है। देखिए, प्रत्येक पृष्ठ के क्षेत्रफल A के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि जो प्रत्येक पृष्ठ है वो क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होती है क्या, ऊष्मा जो Q है। ठीक है, जो Q है वो समानुपाती होती है प्रत्येक पृष्ठ के। ठीक है, दूसरा, पृष्ठों के बीच ताप प्रवणता कितनी है, -Δθ/ΔX। तो ऊष्मा इसके अनुक्रमानुपाती होती है और समय के अनुक्रमानुपाती होती है, जो T है यानी कि समय T है इसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो Q जो है हम बात कर सकते हैं कि Q इन तीनों कंडीशन पर जब हम अप्लाई करेंगे, यानी कि Q पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, और जो Q है यानी कि ऊष्मा पृष्ठों के बीच ताप प्रवणता Δθ/ΔX यानी जो निगेटिव में आएगा उसके अनुक्रमानुपाती होती है, और समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो समय के और पृष्ठों के क्षेत्रफल के और पृष्ठों के बीच ताप प्रवणता के समानुपाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Q = समानुपाती -A Δθ/ΔX और T। ठीक है, तो जब हम इसके समानुपाती साइन को हटाएंगे तो एक इक्वल का साइन आएगा, तो -KA Δθ/ΔX T। तो K जो है वो नियतांक है और K का मान छड़ के पदार्थ पर निर्भर करता है, केवल
ठीक है, याद रखिएगा। और K जो है उस पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक है, ठीक है, जो भी जिस पदार्थ की छड़ है वह उस पदार्थ का ऊष्मा चालकता गुणांक है। तो यदि छड़ के सिरों के ताप क्रम से θ1 और θ2 हो तो हम क्या करेंगे, उनके बीच की दूरी हमने L मान ली है, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू θ2 माइनस θ1 अपॉन L। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन L। ठीक, यहाँ से माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स के मान को समीकरण में रख दिए तो हमें प्राप्त होता है Q इक्वल टू KA θ1 माइनस θ2 अपॉन L और T। केवल हमने क्या किया है, माइनस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स के वैल्यू हमने पुट कर दी है। तो यदि प्रत्येक सिरों का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो सिरों के बीच की दूरी 1 मीटर हो जाए और तापांतर जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, ठीक है, और जो T है वो क्या हो जाए, 1 सेकंड हो जाए, यानी कि सभी जो है एकांक हो जाए। तो एकांक पर हमें जो प्राप्त होता है वो Q इक्वल टू A होता है, यानी कि ऊष्मा चालकता गुणांक जो होगा वो ऊष्मा के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक के मात्रक की। ये आपको इंपॉर्टेंट से है, यहाँ पर नंबर आपका मिल सकता है। तो देखिए ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक क्या होता है, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो K इक्वल टू QL अपॉन A θ1 माइनस θ2 इंटू L, सॉरी θ1 माइनस θ2 इंटू T। तो K का मान जो है इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल आएगा। और K का मात्रक की बात करें तो K के मात्रक होता है किलो कैलोरी इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर और इंटू में डिग्री सेंटीग्रेड इंटू सेकेंड। ये इस फॉर्मूले से हमने लिखा। अब इसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो किलो कैलोरी अपॉन मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड आता है। ठीक है, तो याद रखिए K का मात्रक यानी कि जो ऊष्मा चालकता गुणांक है इसका मात्रक होता है किलो कैलोरी पर मीटर सेकेंड डिग्री सेंटीग्रेड, या हम बोल सकते हैं जूल पर मीटर सेकंड सेंटीग्रेड, और इसी को हम बोलते हैं वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इसके तीनों मात्रक याद रखिएगा, किलो कैलोरी पर मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड, जूल पर मीटर सेकंड सेंटीग्रेड और वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब वीमा की बात कर लें तो वीमा है ML T-3 और θ-1। चलिए ऊष्मा चालकता गुणांक यानी कि K के बारे में कुछ नोट पॉइंट हैं। तो K का मान जितना बढ़ेगा उतना ही पदार्थ अच्छा चालक होगा। ठीक है, K का मान जितना बढ़ा हुआ होगा उतना ही पदार्थ अच्छा चालक कहलाएगा। और आदर्श या हम बोल सकते हैं पूर्ण चालक के लिए K का मान इन्फिनिटी होता है, और पूर्ण ऊष्मारोधी के लिए क्या होता है, K इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि संरक्षी बल को परिभाषित कीजिए। दिखाइए कि बल F इक्वल टू वाई जे आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के एक संरक्षी बल है। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले संरक्षी बल की परिभाषा देख लेते हैं। तो वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बार देख लीजिए ध्यान से, वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो पथ पर निर्भर करता है, तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है। अगर किसी कण के द्वारा एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया जो कार्य है, ठीक है, यानी कि एक बिंदु है और दूसरे बिंदु तक किसी पिंड को हम ले जा रहे हैं और जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो पथ पर निर्भर नहीं करता है, तो बल संरक्षी बल कहलाएगा। अर्थात ऐसे बल जिनके द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य हो संरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, अब संरक्षी बल के लिए हमें ये एक इक्वेशन दी हुई है, F इक्वल टू वाई जेड आई प्लस जेड एक्स जे प्लस एक्स वाई के। तो हमें यह बताना है कि यह संरक्षी बल है या नहीं। तो चलिए इसे देखते हैं। गुरुत्वीय बल, स्प्रिंग बल, केंद्रीय बल आदि के लिए हम क्या करते हैं, V इंटू एफ, और यहाँ पर आई जे के की फॉर्म में रखेंगे तो डेल अपॉन डेल एक्स और डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड, इस तरीके से हम लिख लेंगे। और एफ एक्स, एफ वाई और एफ जेड। अब देखिए यहाँ पर आई के नीचे हम रखेंगे आई की वैल्यू, जे के नीचे जे की वैल्यू और के नीचे हम रखेंगे के की वैल्यू। यानी कि के हमें आया है एक्स वाई में, यहाँ पर देखिए के एक्स वाई के साथ है, जे जेड एक्स के साथ है और आई जो है वो वाई जेड के साथ है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सभी को पता है कि डेल के साथ वाई जेड है, तो यहाँ पर एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर यही हमने किया है, और इसमें जेड एक्स का वाई के साथ में अवकलन, और यहाँ पर जो हो जाएगा जेड
के सापेक्ष में अवकलन होगा एक्स वाई का, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। तो अगर हमारे पास v इंटू एफ जो है वो 0 आ जाता है तो बल जो है वो क्या है, वो संरक्षी कहलाते हैं। अगर यह 0 नहीं आएगा यानी कि v इंटू एफ का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 0 के इक्वल नहीं आएगा तो बल जो है कैसे हो जाएंगे, असंरक्षी हो जाएंगे। तो यही आपको ध्यान रखना है कि संरक्षी बल के लिए v इंटू एफ क्या होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा कि कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या है, इसको आप जान लीजिएगा कि वस्तु पर आरोपित सभी बलों द्वारा किया गया कार्य या फिर योग वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है और वस्तु पर किया गया कार्य का मान वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए और याद कर लीजिएगा। चलिए अब इसका प्रूफ हम देख लेते हैं। तो हमें ये देखना है कि दो वस्तु, ये हमारे एक वस्तु यहाँ पर है और इसको एस विस्थापन पर यहाँ पर हम लाए हैं। तो देखिए किस तरीके से डेरिवेशन को हम करेंगे, यानी कि कार्य समय ऊर्जा। ठीक है, तो देखिए एक वस्तु का प्रारंभिक वेग हम मान लेते हैं u है इसका प्रारंभिक वेग। जब वस्तु पर बल F लगाया जाता है तो इसी दिशा में गति करता है और वेग बढ़ता है। तो विस्थापन S के कारण, इसलिए बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए यहाँ पर एक वस्तु है, इस पर हमने एक बल लगाया तो ये इधर की तरफ खिसकी और यहाँ पर आई। ठीक है, जब हमने इसको S विस्थापन कराया तो S विस्थापन पर हमने इस पॉइंट पर देखा कि इसका जो वेग है वो v हो चुका है और हमने देखा कि बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य, तो इसका बाह्य बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, हमने बताया था जो कार्य होता है वो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन होता है। तो विस्थापन इसका हो जाएगा Fs इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर वस्तु की दिशा यानी कि जो बल है उसी की दिशा में अगर कार्य हो रहा है, उसी की दिशा में विस्थापन होगा तो थीटा इक्वल टू हमेशा 0 होगा। तो cos 0 इक्वल टू 1 होता है तो f इंटू एस हो जाएगा। अब f इक्वल टू एम ए होता है, हम सभी जानते हैं। तो यहाँ पर f की जगह पर अगर हम एम ए रख दें तो w इक्वल टू एम ए एस हो जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि गति का तृतीय नियम क्या है। गति का तृतीय नियम यानी कि तीसरी इक्वेशन हम जानते हैं v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। यहाँ पर w यानी कि w इक्वल टू एम ए एस है, तो यहाँ हमें रखना होगा, देखिए u को हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो s की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब हमने क्या देखा कि जो s है, s की वैल्यू को हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए एम ए जो हमारे पास यहाँ पर है इसमें, ठीक, w इक्वल टू एम ए और s की जगह पर हम रखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो w इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर माइनस 1/2 एम यू स्क्वायर ये हमें मिलेगा। और हम सभी जानते हैं कि 1/2 एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगी K2 यानी कि अंतिम गतिज ऊर्जा और 1/2 एम यू स्क्वायर हो जाएगी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। तो K2 माइनस K1 का ये अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का अंतर यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वही क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ठीक है, कार्य इक्वल टू गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो यही हम इसको प्रूफ यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करता है, जो क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा कि बर्नौली इक्वेशन क्या है, बर्नौली की प्रमेय क्या है, सिद्ध कीजिए। बर्नौली की प्रमेय का कथन लिखिए, ये आपसे क्वेश्चन मालूम करेगा। तो सबसे पहले इसी में हम एक क्वेश्चन को आपको बताते हैं कि बर्नौली की प्रमेय जो है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपसे 1 नंबर में ये क्वेश्चन मालूम कर सकता है कि बर्नौली की प्रमेय किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर बर्नौली का प्रमेय कार्य करता है। स्टेटमेंट यानी कथन की बात करें तो कथन हम लिखेंगे, जब कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव, असंपीड्य तथा अश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में होता है तो उसके पथ के प्रत्येक बिंदु पर द्रव की कुल ऊर्जा अर्थात दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा तथा गुरुत्व स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो सदैव कैसा होता है, नियत होता है। यही बर्नौली की प्रमेय का कथन है, आपको लिख करके आना है अगर आपसे मालूम करता है तो। और ये क्वेश्चन 1 नंबर में आपसे मालूम करेगा कि यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, कि बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। चलिए इसके प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। प्रूफ हम देखेंगे आगे। तो किसी द्रव की जो ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा वो क्या होती है, 1/2 रो वी स्क्वायर होगी और स्थितिज ऊर्जा रो जी एच होगी और दाब ऊर्जा को हम P बोलते हैं। तो बर्नौली की प्रमेय हम लिख सकते हैं P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, और ये किसके नियतांक के बराबर होती है। प्रूफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर एक पाइप है और इस पाइप की इनिशियल बिंदु की जो हाइट है वो कितनी है, h1 है और लास्ट की जो h2 है। ठीक है, यहाँ पर द्रव प्रवेश हो रहा है, यहाँ पर इसका एरिया है A1, प्रेशर है P1 और वेलोसिटी है V1। जहाँ से ये एग्जिट हो रहा है, निकल रहा है, वहाँ पर एरिया है A2
और प्रेशर P2 है, वेलोसिटी V2 है, और ये डायरेक्शन दे रखी है द्रव प्रवाह की दिशा। तो प्रूफ में हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि माना कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव किसी असमान काट वाली XY में प्रवाहित हो रहा है। ये नली है जो XY काट की है, तो इसमें प्रवाहित हो रहा है और प्रवाह कैसा है, धारा रेखीय है। तो माना काट X का क्षेत्रफल A1 तथा Y का क्षेत्रफल कितना है, A2, यानी कि हम देख रहे हैं कि यहाँ का क्षेत्रफल A2 है, यहाँ का क्षेत्रफल कितना है, A1 है। X की आधार रेखा से ऊंचाई कितनी है, H1, और Y की ऊंचाई कितनी है, H2। X का वेग V1 है और Y का वेग V2 है। तो यहाँ पर देखिए कि काट X पर प्रवेश करने वाला द्रव 1 सेकंड में V1 दूरी तय करता है और इस द्रव पर P1 × A1 बल कार्य करता है। तो अतः काट X में प्रवेश करने वाले, काट X जो है यानी कि जो यहाँ पर प्रवेश करने वाले द्रव पर 1 सेकंड में कार्य किया जाता है वो क्या है, बल गुणा दूरी, और क्या हो जाएगा, P1 × A1 × V1। इसी प्रकार काट Y से निकलने वाला द्रव 1 सेकंड में V2 दूरी तय करता है तथा द्रव बल है, दाब बल है, वो कितना हो जाएगा, P2 × A2 के विरुद्ध कार्य करेगा। तो इसलिए काट Y से निकलने वाले द्रव भार 1 सेकंड में जो कार्य करेगा वो कितना होगा, बल इंटू दूरी, यानी कि P2 × A2 × V2 हो जाएगा। तो द्रव पर किया गया कुल कार्य कितना हो जाएगा, यानी कि तुल्य। तो W = P1 × A1 × V1, और माइनस हो जाएगा P2 A2 और V2। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये जो है अपोजिट कार्य करता है, ठीक है, उसके विरोध में। तो हमने यहाँ पर देखा द्रव द्वारा किया गया तुल्य कार्य। तो तुल्य कार्य कितना हुआ, W = P1 A1 V1 - P2 A2 V2। परंतु कंटिन्यूटी इक्वेशन जो कहती है वो कहती है कि प्रत्येक काट पर 1 सेकंड में प्रवाहित आयतन कैसा होता है, समान होता है। तो A1 V1 = A2 V2 = आयतन हो जाएगा। तो W = P1 - P2 = V आ जाएगा। ये इस इक्वेशन से आया, क्यों, क्योंकि A1 V1 = A2 V2 है। तो A1 V1 की जगह पर क्या लिखेंगे, हम A2 V2 लिख देंगे और दोनों में से कॉमन लिया जाएगा और कॉमन की जगह पर क्या आ जाएगा, V, यानी कि आयतन आ जाएगा। तो P1 - P2 = V, P1 - P2 × VW बराबर आ जाएगा। तो S अक्ष पर प्रवेश करने वाले द्रव की 1 सेकंड में गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 mv1², और यहाँ पर Y अक्ष पर निकलने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी 1 सेकंड में, 1/2 mv2²। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ, दोनों का अंतर लिख देंगे। तो 1/2 mv2² - 1/2 mv1² हो जाएगा। तो काट X पर द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh1 तथा काट Y पर mgh2 होती है। तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन देखेंगे तो mgh2 - mgh1 हो जाएगा। अब सभी को हम जो है एक तरीके से यानी कि इक्वेशन के रूप में लिखेंगे। तो द्रव की यह ऊर्जा वृद्धि द्रव पर किए गए तुल्य कार्य के कारण होती है, और इसीलिए ऊर्जा संरक्षण नियम से हम कह सकते हैं कि द्रव पर किया गया कार्य, तुल्य कार्य जो है वो बराबर होगा द्रव के कुल ऊर्जा परिवर्तन के। तो यानी कुल ऊर्जा परिवर्तन कौन कौन सी ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी और स्थितिज ऊर्जा, जो हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ऊर्जाओं के योग के बराबर जो किया गया कार्य है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू को रख करके हम जो वैल्यू निकालते हैं वो हमें वैल्यू मिल जाती है P1 + 1/2 ρV1² + ρgh2 = P2 - 1/2 ρV2² + ρgh2। ये इक्वेशन हमें मिलती है, और इस इक्वेशन को हम देखेंगे तो हमें मिलता है P + 1/2 ρV² + ρgh = एक नियतांक, और यही क्या कहलाती है, यही कहलाती है हमारे पास बर्नौली इक्वेशन। और हम यहाँ पर इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि दोनों तरफ में ρg से हम भाग करने पर हमें मिलता है P/ρg + 1/2 V²/2g + h = नियतांक। इस इक्वेशन को आप देख लीजिएगा, इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आती ही आती है, इसको आपको करके आना है, ठीक है। और देखिए अब हम बात करते हैं कि बर्नौली प्रमेय के व्यावहारिक उपयोग क्या हैं। तो एक वेंचुरी फ्लोमीटर बर्नौली के प्रमेय पर ही आधारित होता है, और यह वह युक्ति है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी पाइप में बहने वाले द्रव की बहाव या फिर द्रव का वेग, बहाव दर या फिर द्रव का वेग ज्ञात करते हैं, और इस प्रवाह मापी को उस पाइप में जोड़ देते हैं जिसके द्रव प्रवाह की दर हमें ज्ञात करनी है। बर्नौली प्रमेय के अनुसार किसी बहते हुए द्रव में जहां वेग कम होता है वहां दाब अधिक हो जाता है, तथा जहां वेग अधिक होता है वहां पर दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। और इस गुण को प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, वायुयान के पंखों की आकृति बनाने में करते हैं, यानी कि उसको जो वायुयान के पंखे होते हैं उनको डिज़ाइन करने में हम बर्नौली प्रमेय का उपयोग करते हैं। वायुयान के पंखों की ऊपरी सतह की वक्रता निचली सतह की वक्रता से अधिक होती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या कम होती है, तथा सामने का किनारा गोल और पीछे का किनारा कैसा होता है, चपटा होता है। जब वायुयान दौड़ता है तो पंखों की इस विशेष आकृति के कारण
पंखों के ऊपर चलने वाली वायु का वेग पंखों के नीचे वाली वायु के वेग से अधिक हो जाता है, और इसी के अनुसार क्या होता है कि ऊपर दाब कम हो जाता है, और इस दाबांतर के कारण ही वायुयान जो है ऊपर की ओर उठने लगता है। ठीक है, तो जब इस बल का मान वायुयान के भार से अधिक हो जाता है तो वायुयान उड़ने लगता है। यही इसका व्यवहारिक उपयोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विमेय विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं। तो विमेय विश्लेषण की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, तो हम कह सकते हैं कि इस विधि से सूत्रों में उपस्थित नियतांकों यानी कांस्टेंट k का मान निकाला जा सकता है, और यदि कोई भौतिक राशि 3 राशियों से अधिक राशियों पर निर्भर करती है तो इन राशियों के मध्य परस्पर संबंध इस विधि द्वारा स्थापित नहीं किया जाता। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को याद रखिए। तीसरा पॉइंट हमारे आपके सामने है, यदि कोई भौतिक राशियां केवल 3 राशियों पर निर्भर करती है, परंतु 3 में से 2 राशियों की विमाएं आपस में समान हो तो भी विमेय विधि द्वारा इन राशियों के बीच संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। और हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, यदि किसी समीकरण के किसी एक पक्ष के एक से अधिक पक्ष हो, जैसे v = u + at, जहां दाहिने पक्ष में दो पद हैं, तो इस समीकरण को विमेय विधि से निगमित नहीं किया जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट, त्रिकोणमितीय अनुपातों sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा इत्यादि चर घातांक e⁻x तथा लघुगणक जो होते हैं log पदों वाले समीकरण का निगमन विमेय विश्लेषण विधि द्वारा संभव नहीं है। ठीक, किसी या कोई भौतिक राशि सदिश है अथवा अदिश विमेय विश्लेषण विधि से ज्ञात नहीं किया जा सकता। और लास्ट पॉइंट है, यदि किसी समीकरण स्थिरांक k विमाहीन न हो, यदि किसी समीकरण में स्थिरांक k विमाहीन न हो तो उस समीकरण के निगमन के लिए विमेय विश्लेषण विधि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपसे मालूम करता है कि मापन यंत्र में यथार्थता की सीमा क्या है। यथार्थता की सीमा आपसे मालूम कर सकता है, तो पहले जान लेते हैं यथार्थता क्या है। ठीक है, तो कोई मापन यंत्र जिस सीमा तक यथार्थ माप कर सकता है उसे उस यंत्र की यथार्थता की सीमा कहते हैं। तो यह यंत्र के अल्पतमांक के बराबर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यंत्र का अल्पतमांक यानी कि लीस्ट काउंट क्या होता है, तो किसी मापन यंत्र द्वारा लिए जा सकने वाले न्यूनतम माप यानी कि मिनिमम मेजरमेंट को उस यंत्र का अल्पतमांक कहते हैं, यानी कि लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे मीटर पैमाना 1 mm, वर्नियर कैलिपर्स 0.1 mm, और स्क्रू गेज का जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 mm होता है। तो देखिए वर्नियर कैलिपर्स का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.1 mm होता है। ठीक है, mm में मालूम कर रहा है तो mm बताना है 0.1 mm, और सेंटीमीटर में मालूम कर रहा है तो आपको ये कन्वर्ट कर देना है। तो मीटर पैमाने का होता है 1 mm, और वर्नियर कैलिपर्स का 0.1 mm, और स्क्रू गेज का होता है 0.01 mm। ठीक है, चलिए डेफिनेशन आपको याद रखनी है। यथार्थता क्या होती है, एक्यूरेसी, तो किसी माप की वास्तविक मान में निकटता को माप की यथार्थता कहते हैं। किसी माप की वास्तविक माप में, ठीक है, जो कोई माप है उसकी वास्तविक माप में जो निकटता हमें मिलती है वही क्या कहलाती है, यथार्थता कहलाती है। और सूक्ष्मता की बात करें तो परिशुद्धता इसी को बोलते हैं। परिशुद्धता यह दर्शाती है कि किसी वस्तु को किस विभेदन सीमा यानी कि रिजोल्यूशन लिमिट तक मापा गया है, तो ये क्या कहलाती है, सूक्ष्मता कहलाती है या परिशुद्धता कहलाती है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्रिसीजन, और यही किसके समानुपाती होते हैं, लीस्ट काउंट के लीस्ट काउंट के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जिसको बोलते हैं हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सूक्ष्मता जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, अल्पतमांक के। ठीक है, यह हम कहते हैं कि सूक्ष्मता समानुपाती होती है 1/, अल्पतमांक के। ठीक है, तो समानुपाती बोलेंगे तो 1/, अल्पतमांक बोलेंगे, और जो व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो हम बोलेंगे अल्पतमांक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो आपसे मालूम करता है कि घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा दीजिए। घूर्णन गतिज ऊर्जा की परिभाषा सबसे पहले लिख देनी है, और फिर एक इसी में न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि एक 10 किलोग्राम के पिंड को 3 मीटर रस्सी में बांधकर क्षैतिज वृत्त में 2 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घुमाया जाता है, तो घूर्णन गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि क्वेश्चन तो इसी तरीके का आएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन का केवल पैटर्न देखना है, किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन आपको केवल ये जो डायमेंशन यानी कि डायमीटर दिए हुए हैं, जो भी 10 किलोग्राम है और 3 मीटर है, इस तरीके की, ये 10 को 20 कर सकता है, 20 को 50 कर सकता है, 3 मीटर को 2 मीटर कर सकता है, 1 मीटर कर सकता है, या 5 मीटर कर सकता है। इस तरीके से ये संख्याएं को बदल देगा। ठीक है, लेकिन आपको जो पैटर्न है वो इस तरीके का सेम पैटर्न आता है। तो देखिए घूर्णन गतिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए, और ये आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो सबसे पहले घूर्णन गतिज ऊर्जा की बात कर लेते हैं। घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है वो क्या कहती है कि घूर्णन करती हुई किसी वस्तु, ठीक है, घूर्णन गति ऊर्जा की डेफिनेशन क्या कहती है कि घूर्णन करती हुई किसी वस्तु की उसकी घूर्णन गति के कारण
ऊर्जा घूर्णन गति ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं। घूर्णन गति करती हुई किसी वस्तु की उसकी घूर्णन गति के कारण ऊर्जा क्या कहलाती है? घूर्णन गति ऊर्जा कहलाती है। तो यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड कोणीय वेग v से क्या करता है? ठीक है, कोणीय वेग v से घूर्णन करता है तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा ये क्या है? KR इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर होगी। ठीक है, कोणीय वेग ओमेगा होता है। ठीक है, कोणीय वेग क्या है? ओमेगा है। और काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाएगी? KR इक्वल टू 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और I क्या है? जड़त्व आघूर्ण है और हम सभी जानते हैं I की वैल्यू क्या होती है? mr स्क्वायर। ठीक, तो m कितना दिया हुआ है? 10 किलोग्राम। R कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। इन सभी को वैल्यू रखेंगे हम फॉर्मूले में। तो देखिए, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है? 2 चक्कर यानी कि 2 चक्कर प्रति सेकंड है, यानी 2 हर्ट्ज दी हुई है। तो घूर्णन गति ऊर्जा यानी कि इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे 1/2 IM स्क्वायर, I इक्वल टू mr स्क्वायर है और W इक्वल टू 2πf होता है। तो यहाँ पर इस टोटल में वैल्यू रखने पर कंप्लीट वैल्यू हमारे पास आ जाती है KR इक्वल टू 7098.91 जूल। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि घूर्णन गति ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है। ठीक, और जूल को हम लिखते हैं न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गति संबंधित न्यूटन के नियम। गति संबंधित न्यूटन के नियम क्या हैं? चलिए, गति संबंधित न्यूटन के नियम आपसे मालूम कर सकता है। तो सरल रेखीय गति के संबंध में न्यूटन के 3 नियम हैं। प्रथम नियम जड़त्व का नियम, और जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। तो जड़त्व का नियम क्या कहता है? यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है अथवा सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये था न्यूटन के गति का प्रथम नियम। नेक्स्ट दूसरा है संवेग का नियम। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। और यह कैसा? एक सदिश राशि है। दिशा क्या हो जाएगी? वेग की दिशा में होता है और प्रतीक है इसका p वेक्टर। तो p इक्वल टू mv हो जाएगा, यही इसका फॉर्मूला होता है। और kgm/s यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन सेकंड। चलिए द्वितीय नियम, किसी पिंड पर लगा वास्तविक बल पिंड के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। द्वितीय नियम क्या है? किसी पिंड पर लगा वास्तविक बल पिंड के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो बल है F किसके बराबर होता है? पिंड का द्रव्यमान m और उसमें त्वरण जो है a, यानी कि m इंटू a। तो F इक्वल टू ma जो होता है ये न्यूटन का गति का दूसरा नियम है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? बल संरक्षण का नियम भी कहते हैं। और इस नियम के अनुसार क्या कह सकते हैं हम कि किसी पिंड के रेखीय परिवर्तन की दर, किसी पिंड के रेखीय परिवर्तन की दर पिंड पर लगे बाह्य बल के समानुपाती होता है तथा इसकी दिशा आरोपित बलों की दिशा होती है, यानी कि F इक्वल टू ma न्यूटन का गति दूसरा नियम है। संवेग संरक्षण का नियम, यदि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का कुल संवेग क्या होता है? संरक्षित होता है। और यही संवेग संरक्षण का नियम है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम जो है वो क्या है कि यदि 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे तो निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। तो F इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T संवेग में परिवर्तन की दर हम कह सकते हैं। तो यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न करे यानी कि F इक्वल टू 0 हो जाए तो हम इसके इक्वल टू क्या रखेंगे? 0। तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0। तो डेल्टा P जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? एक नियतांक के बराबर हो जाएगा। तो यही क्या है? संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, यानी कि जो संवेग संरक्षण का नियम है वो क्या होता है? डेल्टा P इक्वल टू नियतांक, P इक्वल टू नियतांक। तृतीय नियम की बात करें तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम क्या है कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम इसको बोलते हैं। तो जब 2 पिंड संपर्क में आते हैं तब दोनों पिंडों द्वारा एक दूसरे पर लगाया गया बल सदैव परिमाण में बराबर एवं दिशा में विपरीत होता है। सदैव क्या होता है? परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होता है। तो चलिए रेखीय गति के समीकरण, ठीक है, कभी कभी आपसे मालूम कर लेता है कि रेखीय गति के समीकरण, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ 50% चांसेस हैं कि सरल रेखीय गति के समीकरण भी आपसे मालूम कर सकता है, लेकिन न्यूटन के नियम आपसे जरूर मालूम करेगा। देखिए, यदि किसी गतिमान पिंड के त्वरण की दिशा सदैव उसके प्रारंभिक वेग की दिशा की तरफ बनी रहे तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं ऋजुरेखीय गति। देखिए, सरल रेखीय गति को ही ऋजुरेखीय गति बोलते हैं। कभी कभी आपसे ऋजुरेखीय लिख देगा तो आप कंफ्यूज ना हो।
सरल रेखीय गति को ही ऋजुरेखीय गति कहते हैं, सरल रेखा को ही ऋजुरेखा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि पिंड का प्रारंभिक वेग u है, एक समान त्वरण a है, समय t है, विस्थापन s है, अंतिम वेग v है, तो तब गति के जो तीनों ये समीकरण है वो क्या हो जाते हैं, v = u + at पहला समीकरण। दूसरा समीकरण हो जाता है s = ut + 1/2 at², और तीसरा हो जाता है v² + u² + 2as। कभी कभी आपसे मालूम कर लेता है कि पहला नियम इसके गति के पहला समीकरण लिखिए, दूसरा समीकरण लिखिए, तीसरा समीकरण लिखिए। ठीक है, कोई भी दे सकता है, तो इनको क्रम वाइज याद रखिएगा। दूसरा कौन सा है, s = ut + ½ at²। तीसरा कौन सा है, v² + u² + 2as, v² = u² + 2as। और पहला कौन सा है, v = u + at। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम कर सकता है कि जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय, जड़त्व आघूर्ण संबंधी प्रमेय यानी कि समांतर अक्षों की प्रमेय, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो किसी पिंड का किसी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण I पिंड के द्रव्यमान केंद्र, जो द्रव्यमान केंद्र होता है, उससे गुजरने वाली अक्ष के समांतर अक्ष के सापेक्ष पिंड के जड़त्व आघूर्ण तथा उसके द्रव्यमान और दोनों समांतर अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए कैसे हम कह सकते हैं कि जो समांतर अक्षों की प्रमेय है वो क्या कहती है कि घूर्णन अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण जो I है, वह द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले अक्ष के समांतर अक्ष के सापेक्ष पिंड के जड़त्व आघूर्ण ICM तथा उसके द्रव्यमान M और दोनों के बीच दूरी d के स्क्वायर के गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल के योग के बराबर होता है। यानी कि md² का गुणनफल और ICM के योग के बराबर होता है जड़त्व आघूर्ण। ये है समांतर अक्षों की प्रमेय। ठीक है, चलिए प्रूफ देख लेते हैं। तो हमने क्या किया, माना कि पिंड के एक कण P का द्रव्यमान m है। ये कोई पिंड हमने ले लिया और इसका कोई एक कण है, इसका द्रव्यमान क्या है, m है, कण क्या है, P है। तो अक्ष EF से इसकी दूरी कितनी है, अक्ष EF इससे दूरी कितनी है, r है। तो सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण mr² हो जाएगा, क्योंकि I = क्या होता है, mr² होता है। संपूर्ण पिंड का जड़त्व आघूर्ण क्या लिख सकते हैं, अक्ष EF के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण ICM, तो कितना हो जाएगा, समेशन mr², तथा कण P का घूर्णन अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण mr + d²। अब देखिए कण P का AB के सापेक्ष r + d क्यों आया, क्योंकि जब हमने निकाला EF के सापेक्ष तो इस कण P की दूरी कितनी है, EF से r, लेकिन यहां पर rd² क्यों आया, क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, पहले तो d है, यहां से यहां तक d, और यहां से यहां तक कितनी होगी, r। तो टोटल दूरी कितनी होगी, d + r। तो यहां पर इसीलिए ये r की जगह पर d + r आया है। ठीक है, AB लेंगे तो r + d और EF लेंगे तो r। तो संपूर्ण पिंड का घूर्णन अक्ष AB के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाएगा, समेशन mr + d²। हम जब इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा r² + d² + 2rd। और यहाँ पर देखिए समेशन mr² + समेशन md² + समेशन कितना हो जाएगा, 2mrd। यहाँ से समेशन m के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए d नियत है, अतः p को e से यानी कि समेशन से बाहर ले आएंगे। d तो नियत है, तो हम क्या करेंगे, p को समेशन से बाहर ले आएंगे। p नहीं है, ये d है। इसको d को समेशन से हम बाहर ले आए, तो d को जब हम समेशन से बाहर लाएंगे तो हमें लिखना पड़ेगा d² समेशन m और 2d समेशन mr। और यहाँ पर d है ही नहीं, तो सिग्मा बोल दो या इस पे समेशन। ठीक है, समेशन बोल सकते हैं या सिग्मा बोल सकते हैं, तो समेशन mr² हो जाएगा। तो यहाँ अब हम लिख सकते हैं कि जो हमारे पास सिग्मा mr² है, इसी को हम बोलते हैं I। ठीक है, और द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष सिग्मा mr = 0 हो जाएगा, तो सिग्मा m = M हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर ये कैपिटल M को लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हमारे पास, IAB = ICM + md², और यही होती है समांतर अक्षों की प्रमेय। चलिए अब एक प्रमेय और है जो है समकोणिक अक्षों की प्रमेय, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसे कैसे हम प्रूफ करेंगे और कैसे हम इसका कथन लिखेंगे, तो किसी समतल पटल यानी कि प्लेन लेमिना का उसके तल में, देखिए दोबारा से देख लीजिएगा, दोबारा देखने पर हमें साफ जो है ये समझ में आ जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो काफ़ी इजी है। किसी समतल पटल
जिसको हम बोलते हैं प्लेन लैमिना, किसी समतल पटल का उसके तल में ली गई दो परस्पर लंबवत अक्ष OX और OY के सापेक्ष जड़त्व आघूर्णों का योग इन अक्षों के कटान बिंदु O से जाने वाली तथा पटल के तल के लंबवत अक्ष जो OZ है उसके सापेक्ष उस पटल के जड़त्व आघूर्ण के क्या होती है, बराबर होती है। तो IX प्लस IZ इक्वल टू IX प्लस IY इक्वल टू IZ, ये लिखते हैं हम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, समकोणिक अक्षों का प्रमेय। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं तो प्रूफ में हम लिखते हैं कि कोई हमारे पास कण है तो कण का OX अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण कितना है, my² है। संपूर्ण पटल का OX अक्ष के सापेक्ष कितना हो जाएगा, IX इक्वल टू सिग्मा my², सिग्मा बोलते हैं या फिर समेशन बोलते हैं। कोई कण हमारे पास P है जो XY पर है और उसका द्रव्यमान m है और O बिंदु से दूरी कितनी है, r। तो इसी प्रकार पूरे पटल का OY अक्ष के सापेक्ष, अब की बार OY अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, OX के सापेक्ष तो ये आया और OY के सापेक्ष क्या आएगा, IY इक्वल टू समेशन mx²। अब हमें क्या करना है, कण P का OZ के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, अब OZ के यानी कि पहले OX के सापेक्ष फिर OY के सापेक्ष और फिर हमें लेना है OZ के सापेक्ष। तो देखिए कण P का OZ के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण mr² हो जाएगा। तो संपूर्ण पटल का OZ के सापेक्ष जो आघूर्ण होगा वो कैसे हम निकालेंगे कि संपूर्ण का निकालेंगे तो समेशन लगा देंगे और एक कण का निकालेंगे तो क्या लगाएंगे, mr², जो समेशन हटा देंगे mr² हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए mr²। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि जो भी हमारे पास ये r है ये क्या है, ये r जो है ये x² या r² जो है x² प्लस y² आता है, ठीक है। ये ज्यामिति से हम निकालते हैं तो r इक्वल टू r² इक्वल टू x² प्लस y²। तो जहां पर r² है वहां पर हम क्या लिखेंगे, x² प्लस y²। तो हम सिग्मा m का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये मिलेगा और सिग्मा m x² क्या है, IY है, सिग्मा m y² क्या है, IX है। तो IZ इक्वल टू क्या आ जाएगा, IY प्लस IX, और यही क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का प्रूफ है। चलिए ये अच्छा ये है हमारे पास घूर्णन त्रिज्या। देखिए इसको इस तरीके से ही पढ़ लीजिए, ये PDF जो है थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्ब है। देखिए घूर्णन त्रिज्या या हम बोल सकते हैं परिभ्रमण त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या बोलते हैं या परिभ्रमण त्रिज्या, और इसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है। तो इसको हमें देखना है तो इसको इसी तरीके से पढ़ लीजिएगा। किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः, किसी पिंड के घूर्णन अक्ष के परितः आघूर्ण तथा पिंड के द्रव्यमान की निष्पत्ति का वर्गमूल उस पिंड की क्या कहलाता है, घूर्णन अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। और घूर्णन त्रिज्या को हम कैसे लिखते हैं, घूर्णन त्रिज्या को हम लिखते हैं k से, और k को हम फॉर्मूले में लिखेंगे तो √I/m, और I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और m क्या है, द्रव्यमान है, ठीक है। क्या है m जो है वो द्रव्यमान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम इसको देख चुके हैं, ठीक है, हमने ये करा दिया है। चलिए नेक्स्ट में इसको भी हम करा चुके हैं, हाँ इसको भी हमने करा दिया है। ठीक है, ठीक। यहां पर हम देखते हैं पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण g के मान में, देखिए हम ये करा चुके हैं, ठीक है, यानी कि जो g और कैपिटल G में संबंध है इसको करा दिया है। गुरुत्व त्वरण की परिभाषा हमने बता दी थी, लेकिन पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण स्मॉल g के मान में परिवर्तन कैसे होता है इसको देख लीजिएगा। देखिए g के मान में परिवर्तन निम्न कारण द्वारा होता है। पहला कारण है पृथ्वी की सतह पर g के मान में परिवर्तन किस तरीके से, पृथ्वी के आकार के कारण, ठीक है। पृथ्वी को गोलाकार माने, अगर हम पृथ्वी को गोलाकार माने तो उसकी सतह पर g का मान निम्न रूप में प्राप्त होगा, कैसे, कैपिटल G me/r², ये किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल g के बराबर हो जाएगा। अब परंतु वास्तव में पृथ्वी पूरी तरह गोलाकार नहीं है, बल्कि दोनों ध्रुवों पर कैसी है, दबी हुई है। तो पृथ्वी के ध्रुवों पर g का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और भूमध्य रेखा पर मिनिमम होता है। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों पॉइंट को आप याद रखिएगा कि पृथ्वी के ध्रुवों पर g का मान क्या होता है, मैक्सिमम, और पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर g का मान मिनिमम होता है। आपसे मालूम कर सकता है एक नंबर में कि कहां पर पृथ्वी के मतलब कहां पर g का मान जो होता है वो मैक्सिमम होता है। तो आप याद रखिए ध्रुवों पर g का मान मैक्सिमम होता है और भूमध्य रेखा पर g का मान क्या होता है, मिनिमम होता है, और ये स्मॉल g का मान होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम करेगा
इसी में के जो पृथ्वी है उसके क्या कारण हैं जो जी का मान में परिवर्तन होता है। तो दूसरा है पृथ्वी के घूमने के कारण। ठीक है, तो यहां से 2-3 क्वेश्चन आपके बनेंगे। देखिए, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर नियत चाल से घूर्णन गति करती है। सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि पृथ्वी जो है वो पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर नियत चाल से घूर्णन गति करती है। सबसे पहले यह याद रखना है। कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर गति करती है, तो आपको याद रखना है पश्चिम से पूरब की ओर नियत चाल से घूर्णन गति करती है। आवर्तकाल कितना है पृथ्वी का? 24 घंटे। यदि पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों के अतिरिक्त प्रत्येक स्थान पर जी का मान में वृद्धि होगी और वस्तुओं का भार जो है वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। यह पृथ्वी भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा और ध्रुवों पर सबसे कम होती है। वृद्धि। ठीक है, यह जी के मान में वृद्धि जो है वो ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होगी और हम उल्टा बोल गए हैं। देखिए, जो जी के मान में वृद्धि होगी वह भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा और ध्रुवों पर सबसे कम वृद्धि होगी। पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी का मान पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान जो है वो घटता है। ठीक है, और पृथ्वी तल से नीचे यानी कि अंदर जाने पर जी का मान क्या होगा? तब भी घटेगा। आप बोल रहे हैं कि बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, आपके माइंड में आएगा कि ऊपर जाने पर बढ़ेगा, नीचे जाने पर घटेगा, या घटेगा या बढ़ेगा, इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखिएगा, पृथ्वी तल के ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा और पृथ्वी तल से नीचे जाएंगे तब भी घटेगा। पृथ्वी तल की सतह जी का मान मैक्सिमम होता है। सतह पर, पृथ्वी तल की सतह पर जी का मान क्या होता है? मैक्सिमम होता है। पृथ्वी के अंदर जी का मान क्या होता है? 0 होता है, केंद्र पर। तो ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। चलिए दोबारा से देख लेते हैं। पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर जी का मान घटेगा, पृथ्वी तल से नीचे यानी कि अंदर जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान मैक्सिमम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारहीनता। सबसे पहले आपसे ये मालूम करेगा कि भारहीनता क्या है। तो भारहीनता को ये 3 लाइन में याद रखिएगा। भारहीनता की दिशा के लिए गुरुत्व त्वरण जी का मान कैसा होता है? 0 होता है। तो अगर गुरुत्वाकर्षण त्वरण जो है जी, उसका मान जो है 0 है, तो हम भारहीनता की कंडीशन बोलेंगे। भारहीनता, जी का मान 0 निम्न परिस्थिति में होता है और उसके कारण क्या होंगे? कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी, कौन सी कंडीशन होंगी जिसमें भारहीनता की कंडीशन बनेगी, और हम क्या कहेंगे? भारहीनता बोलेंगे। जब वस्तु गुरुत्व के प्रभाव में स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही हो तो भारहीनता होगा। जब वस्तु बाह्य अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्व वाले स्थान पर हो यानी कि ग्रेविटी 0 हो, या पृथ्वी के केंद्र पर हो, इन तीनों ही जगह पर जी का मान 0 होता है, तो तभी हम क्या कहेंगे? भारहीनता की कंडीशन कहेंगे। चलिए अब यहां पर है प्रत्यास्था। तो देखिए, प्रत्यास्था किसी वस्तु तथा पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु किसी बाह्य बाह्य विरूपक बल के कारण क्या हो जाती है? उत्पन्न आकार अथवा रूप परिवर्तन का विरोध करती है। तो विरूपक बल हटा दिए जाने पर वस्तु अपनी पूर्वावस्था में आ जाती है। यानी कि प्रत्यास्था क्या है? प्रत्यास्था अप्रत्यास्थ का उल्टा है। देखिए कैसे कि अगर हम किसी वस्तु पर बाह्य बल लगा रहे हैं, बस सुन लीजिएगा, वह थोड़ा डिस्टर्ब है पीडीएफ, तो इसलिए सुन लीजिएगा कि यदि हम किसी पिंड पर बाह्य बल लगा रहे हैं, विरूपक बल लगा रहे हैं, और वस्तु बाह्य बल लगाने पर अपने आकार में परिवर्तन कर रही है, लेकिन जब हमने वो बाह्य बल हटाया तो वस्तु फिर से अपने पूर्व अवस्था में आ गई, तो उसी को बोलते हैं प्रत्यास्था। और अप्रत्यास्थ पदार्थ किसे कहते हैं? जिन वस्तु पर बाह्य बल लगाने से उनका आकार एवं रूप अपरिवर्तित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है, तो अप्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अप्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। और ऐसी वस्तुओं में बहुत अधिक परिमाण का बाह्य विरूपक बल लगाने पर परिवर्तन इतना कम होता है कि उसे नगण्य माना जा सकता है। और व्यवहार में कोई भी वस्तु पूर्ण अप्रत्यास्थ नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी लकड़ी, कांच आदि को हम क्या मानते हैं? अप्रत्यास्थ पदार्थ मानते हैं। ठीक है, चलिए प्रत्यास्थ की सीमा क्या क्या है, इसको भी आप याद रखिएगा। प्रत्यास्थता की सीमा आपसे मालूम कर लेता है, 2 नंबर में मालूम कर लेगा। और अगर आपको सारी जो प्रत्यास्थता की सीमाएं हैं वो लिखनी है तो आपको 5 नंबर में वो मालूम करेगा। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंस है, प्रत्यास्थ सीमाएं विरूपक बल को हटा लेने पर अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त कर लेती है, परंतु ऐसा एक निश्चित सीमा तक ही होता है। विरूपक बल का मान धीरे धीरे अगर बढ़ाते जाएं
तो एक अवस्था ऐसी भी आती है जब बल को हटा लेने पर भी वस्तु पूर्व अवस्था में नहीं लौट पाती, अर्थात पदार्थ का प्रत्यास्थता का गुण जो है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो विरूपक बल की इस सीमा को जिसके अंतर्गत पदार्थ में प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान रहता है, यानी कि जब तक है तो उसे उस पदार्थ की सीमा कहते हैं, उस पदार्थ की प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। चलिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रतिबल, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पेपर में आता है और कई बच्चे गलत करके आते हैं। तो देखिए, प्रत्यास्थ हमने पढ़ा, अब प्रतिबल के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेस, तो वस्तु की अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत जो भी कार्य करता है, कौन सा, आंतरिक प्रतिक्रिया बल, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। यानी कि वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत आंतरिक प्रतिक्रिया बल को प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल का फॉर्मूला क्या होता है, आंतरिक प्रतिक्रिया बल अपॉन क्षेत्रफल, तो सिग्मा अपॉन एफ अपॉन ए लिखेंगे और यूनिट याद रखिएगा न्यूटन पर मीटर। सबसे ज्यादा आपसे यूनिट और बी में सूत्र मालूम करेगा। प्रत्यास्थ जो है, प्रत्यास्थता का यूनिट और विमेय सूत्र हम बता चुके हैं, आपने वीडियो में पहले ही देख लिया होगा। अब प्रतिबल का विमेय सूत्र देखेंगे और यूनिट। तो जो प्रतिबल है उसका विमेय सूत्र होता है ml-1 t-2, ml-1 t-2 और यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यही यंग प्रत्यास्थता का भी होता है। आगे आप अभी देखेंगे प्रतिबल प्रतिबल जो है 3 प्रकार के होते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अविलंब प्रतिबल और विरूपक प्रतिबल। और अविलंब प्रतिबल को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, तनन प्रतिबल और संकोचन प्रतिबल। ये याद रखिएगा, प्रतिबल 3 प्रकार के होते हैं और अविलंब प्रतिबल 2 प्रकार के होते हैं। चलिए जान लेते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होते हैं। जब बाह्य बल किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश तथा अनुप्रस्थ काट के लंबवत लगा हो, जिसे वस्तु की लंबाई में वृद्धि होती है, तो तब वस्तु के अनुप्रस्थ काट के एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल अनुदैर्ध्य बल कहलाता है या अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहलाता है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी तार की त्रिज्या r है, ये हमने मान लिया, और उस पर बाह्य बल जो है F कार्यरत है, तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल F अपॉन A इक्वल टू mg अपॉन पाई r स्क्वायर होगा। हुक का नियम, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, हर पेपर में आपको रखा हुआ मिलेगा, 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में। चलिए इसको जानते हैं। सन 1679 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने वस्तु पर कार्यरत बल तथा बल के कारण वस्तु में उत्पन्न संगत विकृति के मध्य संबंध स्थापित किया और उन्होंने बताया कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल सदैव विकृति के अनुक्रमणानुपाती होता है। यानी कि प्रतिबल जो होता है वो विकृति के अनुक्रमणानुपाती होता है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। तो प्रतिबल इक्वल टू नियतांक इंटू विकृति। अब प्रतिबल अपॉन विकृति इक्वल टू नियतांक लिख सकते हैं। नियतांक क्या आएगा, ई, और ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, जिसको हम बोलते हैं विकृति। ई क्या है, प्रत्यास्थता गुणांक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ई का मान जो मात्रक है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और ई का विमेय सूत्र होता है ml-1 t-2। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रतिबल विकृति वक्र, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो देखिए, यदि धातु तार के एक सिरे को दृढ़ता से बांधकर, ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चंस आपको पॉइंट वाइज देखना होगा, ठीक है। यदि धातु के तार का एक सिरा दृढ़ता से बांधकर दूसरे पर भार बढ़ाते हुए प्रत्येक स्थिति में तार की लंबाई में वृद्धि तथा प्रतिबल के मध्य ग्राफ खींचा जाए, तब क्या होगा, इस ग्राफ को ध्यान से देखते रहिएगा और पॉइंट को पढ़ते रहिएगा। ग्राफ का भाग OP, ये वाला भाग OP एक सरल रेखा है, अतः विकृति जो है वह प्रतिबल के समानुपाती है। इस बिंदु पर तार हुक के नियम का पालन करता है। अब P से Q तक, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, समानुपाती सीमा। अब P से Q तक का नंबर है, P से Q तक हम पढ़ें तो P से Q तक का ग्राफ सरल रेखीय नहीं होकर वक्रीय है, थोड़ा सा कर्व है, ठीक है, जिसे पता चलता है जिससे कि विकृति प्रतिबल के समानुपाती नहीं है। अगर समानुपाती होता तो सरल रेखीय होता, लेकिन सरल रेखीय नहीं है तो इसलिए समानुपाती नहीं है। परंतु भार हटा लेने पर वस्तु पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है, तो यहाँ प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान है। तो थीटा प्रत्यास्थता की सीमा, क्यू है प्रत्यास्थता की सीमा कहलाएगा। यानी कि ये पॉइंट हमने क्या कहा, प्रत्यास्थता की सीमा कहा। अब हम चलेंगे क्यू से आर। तो क्यू से आर को बोल रहे हैं हम पराभव बिंदु। आर पॉइंट पर जाते ही हमने बोला पराभव बिंदु, तो ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। क्यू से आगे वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण घटने पर लगता है। क्यू से आगे यही चलते हैं तो प्रत्यास्थता का गुण क्या होता है, घटने लगता है तथा सुघट्यता बढ़ने लगती है। यदि अब भार हटा लें तो तार अपनी पूर्वावस्था में नहीं पहुंचता है और तार में क्या हो जाती है, विकृति पाई जाती है, यानी कि कुछ डिफ्लेक्शन पाया जाता है। तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन पाया जाता है, ठीक है, डिफ्लेक्शन नहीं, विकृति को डिफॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। आर इक्वल टू पराभव बिंदु, तो आर को हम क्या बोलते हैं, पराभव बिंदु बोलते हैं।
अब आर के बाद चलिए इसमें देख लेते हैं, आर के बाद यहां पर जब हम जाते हैं तो भंजक बिंदु हमें मिलता है यानी कि फेलर पॉइंट। तो आर के बाद प्रतिबल के बढ़े बिना विकृति का मान अनियमित रूप से बढ़ता है तथा एस तक पहुंचते पहुंचते तार अपने आप बढ़ने लगता है तथा बिंदु एस पर तार क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो एस को हम बोलते हैं भंजक बिंदु। तो आपने देखा इस नियम से यानी कि इस ग्राफ से हमने पढ़ा कि 0 से P तक जब हम जाएंगे तो समानुपाती सीमा है, P से Q तक प्रत्यास्था की सीमा, Q से R तक पराभव बिंदु और R से आगे S तक जाएंगे तो हमें फ्रैक्चर पॉइंट मिलेगा यानी कि मटेरियल यहां पर टूट जाता है। ठीक है, नोट पॉइंट में आप देख लीजिएगा कुछ पॉइंट हैं जो आपको एक एक नंबर दिला सकते हैं। बिंदु S पर लगे अधिकतम भार भंजक भार कहते हैं। बिंदु S पर जो अधिकतम भार है, मैक्सिमम लोड है, उसी को भंजक भार यानी कि फेलर लोड कहते हैं। R तथा S के बीच विस्तार को सुघट्य परास यानी प्लास्टिक रेंज कहते हैं और धातु की सुघट्य ताप के समान ताप के साथ क्या होती है, बढ़ती है। पॉइजन्स रेशो की बात करते हैं तो पॉइजन्स रेशो को आप याद रखिएगा केवल कि पार्श्व विकृति और समानुपाती होती है किसके, अनुदैर्ध्य विकृति के। पार्श्व विकृति अनुदैर्ध्य विकृति के समानुपाती होती है तो पार्श्व विकृति अपन अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू नियतांक। ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, पॉइजन अनुपात बोलते हैं। ठीक है, वह पॉइजन अनुपात बोलते हैं। तो विकृति की कोई विमा नहीं होती है, विकृति की कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसलिए पॉइजन अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, यह एक नियतांक होता है। चलिए नोट पॉइंट में इसका कोई मात्रक नहीं होता, देखिए यहीं पर आपको बताया गया है। और इसका सैद्धांतिक मान जो है वो कितना होता है, 0.1 होता है अधिकतम और न्यूनतम होता है -1, यानी कि -1 और 0.5 के बीच में होता है। अगर आपसे पूछे पॉइजन्स अनुपात का मैक्सिमम मान क्या है, अधिकतम मान क्या है 0.5 और न्यूनतम क्या है -1। दाब के बारे में बात कर लेते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल दाब कहलाता है, ये डेफिनेशन हुआ। एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल एकांक क्षेत्रफल कहा जा रहा है, तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फॉर्मूले में P इक्वल टू F अपॉन A। मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसी को बोलते हैं किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। और ये एक अदिश राशि है और SI में इसका मात्रक होता है पास्कल और CGS में इसका मात्रक होता है बार। ठीक है, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि 1 बार इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है और 1 पास्कल इक्वल टू होता है 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए पृष्ठ तनाव की बात करते हैं, सरफेस टेंशन और मापन। तो देखिए किसी द्रव का पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर होता है जो उस द्रव के पृष्ठ पर खींची गई किसी काल्पनिक रेखा के एक और इसको एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में तथा रेखा के लंबवत लगता है। तो ये होता है T इक्वल टू F अपॉन L। तो अगर हम L को 1 मान लें यानी कि एकांक लंबाई माने तो T इक्वल टू F हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि SI मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, और इसका विमेय सूत्र हो जाएगा ml0 t-2। और यह एक अदिश राशि है। आपसे मालूम कर लेगा पृष्ठ तनाव कैसी राशि है, अदिश राशि है। विमेय सूत्र को याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव का विमेय सूत्र काफी ज्यादा पूछा जाता है। मात्रक को याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर। पृष्ठ तनाव केवल द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, पृष्ठ के क्षेत्रफल अथवा लंबाई पर निर्भर करता है, यह पृष्ठ के दूसरी ओर के माध्यम पर भी निर्भर करता है, और द्रव का ताप अगर हम बढ़ा दें तो तनाव जो है यानी कि पृष्ठ तनाव क्या होता है, घट जाता है। श्यानता क्या होती है यानी विकृति क्या होती है, तो तरलों का वह गुण यानी कि जो तरल है उनका वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न सतहों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, यानी क्या है कि तरल का वह गुण जो तरल के जो भी हमारे पास लेयर्स हैं, ठीक है, तरल के विभिन्न सतह हैं, उनके बीच गति का विरोध करता है, तो उसी को क्या कहते हैं, हम श्यानता कहते हैं, द्रव की श्यानता कहते हैं। श्यानता गुणांक को हम किस तरीके से परिभाषित करते हैं, देखिए न्यूटन ने श्यानता संबंधी विभिन्न प्रयोगों द्वारा एक निष्कर्ष निकाला। श्यानता गुणांक का क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, श्यानता गुणांक को परिभाषित कीजिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन बना था, तो आप इसको ध्यान से देखिए। न्यूटन के श्यानता संबंधी विभिन्न प्रयोगों द्वारा एक निष्कर्ष निकाला कि तरल के धारा रेखीय प्रवाह के लिए दो समांतर परतों के मध्य उत्पन्न श्यान बल, विस्कस बल निम्न 3 तथ्यों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? यह बल उन परतों के संपर्क क्षेत्र के समानुपाती होता है, यानी कि F इक्वल टू F समानुपाती A। यह बल उन परतों के बीच लंबवत दूरी डेल्टा x के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F व्युत्क्रमानुपाती 1/Δx बोल सकते हैं, F समानुपाती 1/Δx या F व्युत्क्रमानुपाती Δx। अगर हम व्युत्क्रमानुपाती बोलेंगे तो Δx, और अगर हम समानुपाती बोलेंगे तो 1/Δx।
यह बल उन परतों के अपेक्षित वेग डेल्टा वी के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती प्लस माइनस डेल्टा वी। अब इन समीकरणों को मिलाने पर हमें मिलता है F समानुपाती प्लस माइनस A डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तो जब हम इस इक्वल के साइन को लगाएंगे तो हमारे पास प्लस माइनस एक कांस्टेंट आएगा ईटा। क्या आएगा? ईटा। और यही ईटा क्या है? एक नियतांक है जिसे हम बोलते हैं तल का श्यानता गुणांक। तरल का श्यानता गुणांक ईटा कहलाता है और इसका मान तरल पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स को दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर या फिर वेग प्रवणता कहते हैं। तो वेग प्रवणता यानी कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ए इकाई क्षेत्रफल अगर हम मान लें और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इकाई वेग प्रवणता मान लें, यानी कि इनकी वैल्यू हम 1 मान लें, तो एफ इक्वल टू क्या आता है? कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं श्यानता गुणांक। तो हम कह सकते हैं कि किसी तरल पदार्थ का श्यानता गुणांक उस तरल के अंदर इकाई क्षेत्रफल वाली दो परतों के मध्य कार्यकारी श्यान बल विस्कस फोर्स, जबकि उन परतों के मध्य इकाई वेग प्रवणता है। यानी कि उन परतों के मध्य जो है वेग प्रवणता क्या है? इकाई है। तो किसी पदार्थ का श्यानता गुणांक उस तरल के अंदर कोई क्षेत्रफल वाली इकाई क्षेत्रफल वाली दो परत हैं, उनके मध्य जो कार्यकारी श्यान बल है वह होगा। तो श्यानता गुणांक ईटा इसका मात्रक हो जाएगा, हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो बल का मात्रक लिखेंगे ऊपर और क्षेत्रफल का मात्रक यानी कि ए और वेग प्रवणता का मात्रक हो जाएगा। तो हमारे पास जो मात्रक होगा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड और अपॉन में मीटर हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर आएगा। इसी को हम क्या लिखते हैं? न्यूटन को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड को सेकंड लिखा और मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर यानी कि मीटर माइनस 2, मीटर की पावर -2 है। मीटर स्क्वायर जो है वो माइनस में है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो किलोग्राम पर मीटर सेकंड आएगा और किलोग्राम लिखने के बाद जब मीटर और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर चले जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, हम सभी जानते हैं, हमने अभी बताया था 1 पास्कल इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू न्यूटन पर मीटर डॉट सेकंड हो जाएगा इनके इंटू में, और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। जब हम इसको देखेंगे तो 1 पास्कल सेकंड इक्वल टू किलोग्राम मीटर -1 और सेकंड -1 आएगा। तो यही क्या है? 1 पास्कल इक्वल टू है, क्योंकि 1 न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसको देख लीजिए ध्यान से और याद कर लीजिएगा। देखिए एक नंबर आपका यहां से आएगा, रेनॉल्ड्स नंबर RE इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। ये फॉर्मूला होता है रेनॉल्ड्स नंबर का, कभी कभी पूछ लेता है रेनॉल्ड्स नंबर का सूत्र लिखिए। तो RE इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। रो क्या है? घनत्व है, वी द्रव का वेग है, और ईटा जो है श्यानता गुणांक है, डी क्या है? व्यास है, जो नली है जिसमें द्रव का प्रवाह हो रहा है। अब यहां से आपको इक्वेशन 100% मिलने वाला है। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम है तो प्रवाह कैसा होगा? धारा रेखीय होगा। अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 और 4000 के बीच में है, यानी कि 2000 से ज़्यादा और 4000 से कम, तो ट्रांजिशन फ्लो होगा। ठीक है, ट्रांसमिशन नहीं होगा, ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशन फ्लो होगा। और 4000 से अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू ज़्यादा है तो विक्षुब्ध यानी कि टर्बुलेंट फ्लो होगा। इन तीनों कंडीशन को याद रखिए, इन तीनों कंडीशन से आपको इक्वेशन जरूर मिलेगा। 2000 से कम है तो धारा रेखीय, 4000 से ज़्यादा है तो विक्षुब्ध। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, हम बात करें विमा की, तो विमा हो जाएगी ml² T-2। ठीक है, ये प्रतिबल की विमा है ml² T-2, और प्रतिबल का जो मात्रक है वो हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और प्रतिबल का जो देखिए विमा है ये यही है ml-1 T-2। अब यहाँ पर ml-T-2, तो आयतन प्रत्यास्थ गुणांक और यंग प्रत्यास्थ गुणांक की विमा भी यही है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था 2019 में कि ml-1 T-2 किसकी विमा है? तो प्रतिबल की विमा है। अगर आपको प्रतिबल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ आयतन प्रत्यास्थ गुणांक है तो जब भी आपको ये टिक करना है, और यदि आयतन प्रत्यास्थ गुणांक नहीं है, प्रतिबल भी नहीं है, तो यंग प्रत्यास्थ गुणांक आपको मिलेगा। तो तीनों का जो मात्रक है वो एक ही है, विमा सूत्र एक ही है। दो सदिश का अदिश गुणन कहलाता है, तो दो सदिश का अदिश गुणन अदिश कहलाता है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट हमने कर दिए हैं। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आए थे, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में थे वो ये थे कि दो सदिश का अदिश गुणन क्या है। काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा अदिश
होता है? अगर आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप जरूर करिएगा। प्लांक नियतांक की विमा पूछा था कि प्लांक नियतांक की विमा क्या है, तो पहले मात्रक की जानकारी होनी चाहिए। तो मात्रक है जूल सेकंड, विमा हो जाएगी m1 L स्क्वायर T-1। प्लैंक कांस्टेंट, जो प्लैंक नियतांक है, इसकी वैल्यू आप याद रखिएगा 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड। आपसे पूछा था कि प्लैंक नियतांक की विमा, लेकिन आपको प्लैंक नियतांक का मात्रक, प्लैंक नियतांक की वैल्यू दोनों पता होना चाहिए। अगर वैल्यू आपको पता है तो आपको यूनिट भी पता होगी, और इसी से आप निकाल सकते हैं m1 L स्क्वायर T-1। चलिए, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक, ऊष्मा चालकता गुणांक का मात्रक हमने क्या कहा? सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, QT अपॉन A θ1 माइनस θ2 इंटू टी। यह है ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र, और मात्रक हो जाएगा जूल पर मीटर सेकंड डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी को बोलते हैं वाट पर मीटर डिग्री सेंटीग्रेड। विमा की बात करें तो विमा हो जाएगी ml T-3 θ-1। यह हो जाएगी ऊष्मा चालकता गुणांक का विमेय सूत्र। अब बात करते हैं, एक न्यूमेरिकल है आपका छोटा सा, जो आपके पेपर में आया हुआ था कि दो परस्पर लंबवत राशि, सदिश राशि P यानी कि वेक्टर P है और वेक्टर Q है, इनका परिमाण दे रखा है 3 और 4। सदिश P माइनस Q का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, परिमाण P और परिमाण Q दिया हुआ है 3 और 4, और थीटा यानी कि लंबवत है, लंबवत की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे थे कि थीटा इक्वल टू 90। तो परिमाण की बात करें तो P माइनस Q का परिमाण हम निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी +-5। सॉल्व करिएगा, +-5 वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि cos 90 की वैल्यू होती है 0। ठीक, तो +-5 यही आंसर होगा, ये आंसर बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बल एवं रेखीय संवेग के बीच संबंध, बल एवं रेखीय संवेग के बीच संबंध यानी कि F = dP/dt। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसकी विमा नहीं होती। तो हमने शुरू में ही क्वेश्चन कराया था, समतलीय वेग और विकृति, समतलीय कोण और विकृति और समतलीय वेग। ऊष्मा संरक्षण का नियम, तो हमने बताया था ऊष्मा संरक्षण नियम क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। जड़त्व आघूर्ण I तथा घूर्णन त्रिज्या K के बीच संबंध है, तो I = mk², जड़त्व आघूर्ण और घूर्णन त्रिज्या K के बीच संबंध दर्शाता है। भूस्थैतिक उपग्रह की पृथ्वी सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? भूस्थैतिक उपग्रह की तो 35,786 किलोमीटर होती है। अगर हम माइल्स में देखें तो 22,236 मील्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संरक्षी बल के द्वारा एक बंद पथ के परितः किया गया कार्य कितना होता है? वो पॉजिटिव होता है हमेशा। संरक्षी बल की बात हो रही है तो एक संरक्षी बल के द्वारा एक बंद पथ के परितः किया गया कार्य हमेशा पॉजिटिव होता है। असंरक्षी बल के एक उदाहरण लिखिए। असंरक्षी बल कौन कौन से हैं? देखिए, असंरक्षी बल है घर्षण बल, आप याद रखिएगा, घर्षण बल असंरक्षी बल है। रेखीय वेग एवं कोणीय वेग के बीच संबंध, तो आप सभी जानते हैं V = r ω, जहां V क्या है? रेखीय वेग है, और ओमेगा क्या है? कोणीय वेग है। प्रतिबल का मात्रक Nm/m², जिसको हम पास्कल बोलते हैं, यानी कि 1 Nm/m² = 1 पास्कल होता है। ये सभी आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मालूम किए गए हैं, और आने वाली परीक्षाओं के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से आपको सभी क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। इसलिए इस PDF को पूरी वॉच कीजिएगा, और कंप्लीट करने के बाद आपको लगेगा कि आपने पूरा फिजिक्स एक ही बार में पढ़ लिया है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जड़त्व आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के बीच समीकरण लिखिए। जड़त्व आघूर्ण और कोणीय संवेग के बीच समीकरण हो जाएगी L = I⍵। L कोणीय संवेग है और I⍵ है I है जड़त्व आघूर्ण, और ओमेगा है हमारे पास कोणीय वेग। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घट जाए, देखिए ये क्वेश्चन आया था कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घट जाए परंतु इसका द्रव्यमान नियत रहे, तब इसका गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो G = gm/re होगा। तब यदि r का मान घटे तो g का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो इसी से देख लेंगे कि अगर कैपिटल R का मान घट रहा है तो g का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के शून्यता नियम के कथन को लिखिए। देखिए, कथन आ जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको कथन भी कराए हैं और जो डेरिवेशन है वो भी कराए। डेरिवेशन इससे बाहर नहीं जाएगा, यही डेरिवेशन बार बार आते हैं। यदि कोई निकाय A व B किसी तीसरे निकाय के साथ अलग अलग साम्यावस्था में हैं, तब निकाय A B भी आपस में सामान्य अवस्था, यानी कि आपस में क्या होगा? उसमें सामान्य अवस्था में होंगे।
कह सकते हैं कि एक वस्तु ये है ए, एक ये है बी और एक ये है सी। तो अगर हम कहें कि ए जो है वो बी के उसमें साम्यावस्था में है और बी जो है वो सी के उसमें साम्यावस्था में है, तो और सी जो है वो ए के उसमें साम्यावस्था में है, तो जो है ए सी के उसमें साम्यावस्था होगा, बी ए के साम्यावस्था में होगा। ये सभी ये तीनों वस्तु एक दूसरे के उसमें साम्यावस्था में होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ए वस्तु का टेम्परेचर सी के बराबर होगा, बी का सी के बराबर होगा और ए का बी के बराबर होगा। तीनों का एक दूसरे के समांतर यानी कि एक दूसरे के बराबर ही टेम्परेचर होगा। श्यानद्रव से होकर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के सीमांत वेग का सूत्र लिखिए। देखिए, श्यानद्रव से होकर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड के सीमांत वेग का सूत्र लिखिए। तो सीमांत वेग v होता है और उसका सूत्र होता है 2g r² रो माइनस सिग्मा अपॉन 9 ईटा। ईटा क्या है? श्यानता है, r त्रिज्या है, g पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है और रो क्या है? वस्तु का घनत्व है। एक क्वेश्चन है, द्रवों में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? द्रवों में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है? तो याद रखिए, संवहन विधि से द्रवों में ऊष्मा संचरण होता है। नेक्स्ट है, रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र लिखिए। तो रेखीय प्रसार गुणांक का सूत्र है अल्फा ए इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। रेखीय त्वरण एवं कोणीय त्वरण के बीच संबंध का निगमन कीजिए। सूत्र का निगमन करना है जो इन दोनों के बीच संबंध दर्शाता है। तो देखिए, कोणीय त्वरण को हम जानते हैं अल्फा इक्वल टू ओमेगा डब्ल्यू अपॉन ओमेगा टी, यानी कि लिमिट टाइम टेंस टू जीरो रख देंगे तो v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो आर ओमेगा हमने निकाला तो ओमेगा की वैल्यू v अपॉन आर हो गई। तो v अपॉन आर में हम क्या करेंगे कि 1 अपॉन आर को एच डी रखा और डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी हम लिखेंगे। तो डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? हमारे पास a होता है यानी कि त्वरण होता है। तो रेखीय त्वरण हमने यहाँ लिखा। तो a अपॉन आर अल्फा के इक्वल में आया। तो अल्फा क्या है? कोणीय त्वरण है और a क्या है? रेखीय त्वरण है। तो कोणीय त्वरण इक्वल टू रेखीय त्वरण अपॉन कण की घूर्णन अक्ष से दूरी, ये इसका सूत्र हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूमेरिकल टाइप आता है। एक पिंड का 10 न्यूटन का बल, एक पिंड पर 10 न्यूटन का बल लगाकर बल की दिशा में 5 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है। एक पिंड को 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है और बल की दिशा 5 सेंटीमीटर विस्थापित किया, बल की दिशा में ही 5 सेंटीमीटर उसको विस्थापित कर दिया। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए, एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बल की दिशा में ही उसको विस्थापित किया जा रहा है, तो थीटा इक्वल टू हमेशा 0 होगा। ठीक है, और F दिया हुआ है 10 न्यूटन और D दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.05 मीटर आ जाएगा। तो कार्य क्या हो जाएगा? W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, और थीटा क्या है? 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1। तो 10 इंटू 0.05 तो 0.5 जूल आंसर हो जाएगा। इतना सा आंसर था। ठीक है, और कई स्टूडेंट्स यहाँ पर गलत करके आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी गलत ना कीजिएगा, आपके नंबर जो है अच्छे आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। चलिए, एक क्वेश्चन आपके सामने है, काफी ज्यादा पूछा जा रहा है कि एक आयतन की लंबाई एवं चौड़ाई के मापन में क्रमशः 5% की एवं 3% की त्रुटि है। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई के मापन में, एक आयत को लंबाई चौड़ाई के रूप में मापा गया, तो हमने देखा कि लंबाई में 5% की और चौड़ाई में 3% की त्रुटि है। तो लंबाई में त्रुटि डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इक्वल टू 5% और चौड़ाई में 3% है। तो क्षेत्रफल कितना हम जानते हैं सभी, क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो क्षेत्रफल में त्रुटि कितना हो जाएगी? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस इंटू 100। अब हमने यहाँ पर प्लस क्यों लगाया? क्योंकि हमको टोटल त्रुटि निकालनी है, ना कि हमें वैल्यू निकालनी है। टोटल त्रुटि, तो टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे? हमने लंबाई में जितनी त्रुटि है और चौड़ाई में जितनी त्रुटि है, हम क्या करेंगे? दोनों का ऐड कर देंगे। तो दोनों का ऐड करने पर 5 + 3 यानी कि 8% त्रुटि आएगी। ठीक है, चलिए, 1 जूल, देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। एक आयतन की लंबाई और चौड़ाई के मापन में क्रमशः इतनी त्रुटि है, तो क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। तो क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात कीजिए, तो तब हम ये क्षेत्रफल में त्रुटि कितनी आई? 8%। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है, 1 जूल को कैलोरी में परिवर्तित कीजिए। 1 जूल को कैलोरी में परिवर्तित करेंगे तो 1 जूल इक्वल टू कितनी कैलोरी? तो 1 कैलोरी इक्वल टू हम जानते हैं कि 4.18 जूल होता है। तो 1 जूल इक्वल टू 1/4.18 कैलोरी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी आ जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है, अभिकेंद्र त्वरण को परिभाषित कीजिए तथा रेखीय वेग तथा त्रिज्या के पदों में व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। व्यंजक है ये, व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो सबसे पहले अभिकेंद्र त्वरण की परिभाषा देख लेते हैं। तो एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण केंद्रीय या फिर बोल सकते हैं कि अभिकेंद्रित त्वरण कहलाता है। एक बार फिर से देखिए, एक समान वृत्तीय गति करते हुए किसी पिंड पर केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण
केंद्रीय त्वरण या फिर अभिकेंद्र त्वरण कहलाता है। सूत्र की उत्पत्ति के बारे में बात करें, कैसे होती है उत्पत्ति इसकी, तो देखिए हमने मान लिया कि m द्रव्यमान का कोई पिंड है P। यहां से इस फिगर को देखिएगा, यहां पर A पर कोई पिंड है P और जो उसके वृत्तीय पथ है उसकी त्रिज्या है R और एक समान चाल से यानी कि v वेग से वो गति कर रहा है। तो हमने मान लिया कि पिंड एक सूक्ष्म समयांतराल डेल्टा t में बिंदु A से B तक डेल्टा S विस्थापन तय करता है। A से V तक यानी कि यहां डेल्टा S विस्थापन है। बिंदु A पर पिंड का वेग v1 तथा B पर v2 है, ये भी हम यहां पर देख रहे हैं। बिंदु A पर v1 है, बिंदु B पर v2 है। तो बिंदु A से B तक जाने में वेग में परिवर्तन जो हो जाएगा वो v2 माइनस v1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा v होगा। अब इस फिगर को आप ध्यान रखिएगा और आगे चलते हैं। देखिए त्रिभुज AOB में तथा त्रिभुज QPR में, तो QPR ये है, AOB हमारे पास जो था वो ये था, ये A है, ये B है, ये O है, डेल्टा S है। ठीक है, चलिए तो क्या लिखेंगे कि AB कौन सा है, ये वाला AB जो है वो किसका है, किसके अपॉन में आएगा, AO। AB के अपॉन में हमने लिखा AO, AB और AO यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक, और इसी तरीके से इसमें लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे QR अपॉन PQ, QR और अपॉन PQ। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो AB की वैल्यू है डेल्टा S और AO की वैल्यू है R और QR की वैल्यू है डेल्टा V और QP की वैल्यू है V। तो डेल्टा V इक्वल टू V अपॉन R डेल्टा S हो जाएगा। जब हम डेल्टा V की वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा V वेग में परिवर्तन है, तो समीकरण में डेल्टा T से भाग दे दी जाए तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इक्वल टू V अपॉन R डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। जो त्वरण है वो होता है डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, तो इसको हमने त्वरण A लिखा, तो V अपॉन R और डेल्टा S अपॉन डेल्टा T होता है वेग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R आ गया। तो यही क्या है, यही जो है वो प्रूफ है, जो हमारे पास अभिकेंद्र त्वरण है, ये व्यंजक हमें प्राप्त हुआ। तो A इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपॉन R। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आपके सामने है कि 1200 किलोग्राम की एक कार है, 22 मीटर पर सेकंड की चाल से गति कर रही है। ब्रेक लगाने पर कार को रुकने में चली गई दूरी 50 मीटर है। कार को रोकने में लगे बल यानी कि लगने वाला जो ब्रेकिंग बल है उसको हमें निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं वो लिख लीजिएगा जो दी हुई हैं। तो m इक्वल टू 1200 किलोग्राम है, u जो है वो 22 मीटर पर सेकंड है और s जो है वो क्या है 50 मीटर है। तो v हो जाएगा हमारे पास 0। क्यों? क्योंकि हमें जो है रोकने में लगा ब्रेकिंग बल ज्ञात करना है। तो जो इसका v है यानी कि जब ब्रेक लगे तो गाड़ी रुक गई है, तो अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0। तो गति का तृतीय नियम हम लगाएंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो v क्या है 0 है, u है 22 और a हमारे पास वैल्यू नहीं पता क्योंकि हमें यही यहां से निकालना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो a की वैल्यू हमें ये मिल जाएगी। तो हमें त्वरण तो मिल गया लेकिन हमें बल निकालना है। तो हम जानते हैं कि F इक्वल टू ma होता है। तो m कितना है 1200 और a की वैल्यू कितनी आई 4.84। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें मिला F इक्वल टू 5808 न्यूटन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिएगा। वैल्यू आपको बदल सकता है लेकिन पैटर्न आपका सेम होगा। ठीक है, तो ये थे ऐसे सभी कंप्लीट फिजिक्स के सभी क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आएंगे। जो स्टूडेंट्स केवल इस वीडियो को देख करके भी चला जाएगा तो उस वीडियो को देख करके पेपर में एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो आपने रिवाइज ना किया हो, जो आपने पढ़ा ना हो। सभी क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर से आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। और हमने लास्ट ईयर में भी इसी तरीके से वीडियो आपको दी थी जिसमें से 50 में से 45 क्वेश्चंस 50 में से 45 नंबर का आपको वहां पर रखा हुआ मिला था। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल से पहले से ही जुड़े हुए हैं उनसे आप मालूम कीजिएगा कि जीवन क्लासेस चैनल पर जो वीडियो आई थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसमें 50 में से 40 नंबर का पेपर एक ही वीडियो में से मिला था। और आज फिर से हमने आपको यह वीडियो प्रोवाइड की है। गारंटी के साथ कह सकते हैं कि टोटल पेपर आपका यहीं से मिल सकता है, टोटल पेपर आपका यहीं से मिलेगा। आप एक बार इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और कंप्लीट करने के बाद आप पेपर दे के आइएगा। आपके चेहरे पर एक मुस्कान होगी और आपके
पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे, बैक का बिल्कुल भी डर आपको नहीं सताएगा। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थे टोटल क्वेश्चंस हमने आपको दे दिए हैं। इस क्वेश्चन से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और काफ़ी ज़्यादा लंबा सेशन था तो थोड़ा एफर्ट लगता है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सकें।